सब्सक्राइब कीजिए एस्पायर आईएएस चैनल को और बेल आइकन को दबाइए लेटेस्ट वीडियो सबसे पहले देखने के लिए। Welcome all the viewers to the Aspire YouTube channel. Today with us, our student Jagdish is there. This year he scored a very wonderful rank and most probably he will get IPS, Indian Police Services. Presently he is working in Karnataka Administrative Services as a SDM. So he's already had good amount of experience in the administrative services and how to crack it. This session we are recording particularly for those people who belong to rural India, rural Karnataka, rural Maharashtra, and they are having some vague ideas about this preparation, and they are coming in the trap of shortcuts as well as commercialization of education. So our session in this regard is a perception breaking session with the help of Jagdish. So Jagdish, congratulations. Thank you, sir. Thank you. Now guide the students regarding the PT examination, that how to proceed in the 30 days and then upcoming 2021 attempt को लोग कैसे मतलब हैंडल करें, क्योंकि जून डेट आई है 2021 की. Yes, sir. सर मेरा प्रीलिम्स 4 टाइम्स क्लियर हुआ है. तो मेरा जो स्ट्रेटजी रहता था प्रीलिम्स के लिए वो कि लिमिटेड रिसोर्सेस रखता था मैं. पहले ये वन चीज है कि स्टैंडर्ड बुक्स जो होता है उनको जो लिमिटेड रिसोर्सेस बार बार रिवीजन करता था सर. मैं मतलब मेन ट्रिक्स जो प्रीलिम्स के लिए है ये है वो कि रिवीजन ही है वो. क्योंकि जब जितना आप रिवीजन कर पाते हो विथ लिमिटेड आपका रिसोर्सेस को, उतने बार आपको ज्यादा क्या आप टॉपिक्स को कोरिलेट कर सकते हो. जितना आप ज्यादा रिवीजन करते हो उतने ज्यादा आप टॉपिक्स को कोरिलेट कर सकते हो. आप अभी जो रिसेंटली जो क्वेश्चन पेपर आ रहे हैं प्रीलिम्स के, वो ऐसे क्वेश्चंस रहते हैं उनमें एक ही क्वेश्चन में आपका डिफरेंट टॉपिक्स का सेंटेंस रहता है. तो आप जितना ज्यादा रिवीजन करते हो उतना ज्यादा आपको फायदा होता है. आप डायरेक्टली क्वेश्चन को आंसर ही मिल पाता है आपका आंसर को. नहीं तो आपको जो क्वेश्चन ऑप्शन रहता है उसको एलिमिनेट करने में ये रिवीजन बहुत काम आता है सर. सो मेरा मानना ये है कि प्रीलिम्स के लिए बेसिकली आपको हर एक सब्जेक्ट को एक स्टैंडर्ड बुक्स रखना है मेनली. तो उसके बाद क्या करना है आपको, वही बुक्स में स्पेशली लास्ट 30 डेज के लिए बता रहा हूँ. 30 डेज अगर है तो आप अभी भी 1-2 बार रिवीजन कर सकते हैं सर. मतलब अभी ऑलरेडी अगर पढ़े हो तो अभी भी 2 बार रिवीजन कर सकते हो. अलॉन्ग विद दैट क्वेश्चन पे टेस्ट पेपर तो सॉल्व करना ही है, उसमें तो कोई शक की बात नहीं है. लेकिन लास्ट 1 महीने जो यूपीएससी का क्वेश्चन पेपर रहता है सर वर्ल्ड ईयर का, उनका बहुत इंपॉर्टेंस होता है सर. क्योंकि क्या होता है जो बाहर का कोचिंग सेंटर है और यूपीएससी का पैटर्न, क्वेश्चन निकालने का पैटर्न अलग ही रहता है सर. यार यही चीज मैं अपने बच्चों को पता नहीं कितने समय से समझा रहा हूँ कि जो हम यहाँ के कोचिंगों के सॉल्व करते हैं उससे उनका माइंडसेट अलग हो जाता है. वहां वो 120 भी स्कोर करते हैं, लेकिन जो यूपीएससी का पैटर्न है अगर वो दिमाग में नहीं जाएगा, अगेन यू स्कोर ओनली 80 मार्क्स, इससे ऊपर हो ही नहीं पाएंगे. सर यही एक मेन चीजें हैं. लास्ट का 1 महीने रहता है, उसमें आपको जो यूपीएससी का वर्ल्ड क्वेश्चन पेपर लेना है उसको एनालाइज करना है सर. मतलब एनालाइज की इस तरह की करना है कि सब्जेक्ट वाइज यूपीएससी किस एरिया पर फोकस कर रहा है वो एक है, और किस टाइप से वो क्वेश्चन निकाल रहे हैं वो एक टाइप है सर. मेनली मतलब जब हम देखे जाए कि क्वेश्चन में डायरेक्ट क्वेश्चन कितने आ रहा है, डायरेक्ट मतलब इन द सेंस 1 लाइनर क्वेश्चन कितने आ रहा है, और 2-3 ऑप्शन का क्वेश्चन कितने आ रहा है, और किस सब्जेक्ट में वो कंसेप्चुअल बेस्ड आ रहा है क्या फैक्चुअल बेस्ड आ रहा है. फैक्चुअल बेस्ड आ रहा है मतलब यूपीएससी किस फैक्ट्स पे गेम खेल रहे हैं. मतलब वो जब एक फैक्ट दे रहा है वो मोस्ट ऑफ द टाइम करेक्ट है या नहीं है, ये भी देखना चाहिए सर. विथ रिस्पेक्ट टू डिफरेंट ईयर क्वेश्चन पेपर जो है ऑलरेडी, तो उसको हमें देखना चाहिए कि यूपीएससी क्या दे रहा है. या हमें ये भी देखना चाहिए यूपीएससी अभी एक होता है कंसेप्चुअल बेस्ड क्वेश्चन में एक कॉन्ट्राडिक्टरी स्टेटमेंट रहता है सर, वो हमें आइडेंटिफाई करना चाहिए. कॉन्ट्राडिक्टरी स्टेटमेंट्स को भी आइडेंटिफाई करना चाहिए. और एक
थोड़े ट्रिक्स है कि मोस्ट ऑफ द टाइम ये एक्सट्रीम सेंटेंस रहता है सर, एक एक वर्ड में एक्सट्रीम सेंटेंस का कीवर्ड वगैरह रहता है, तो वो हमें आइडेंटिफाई करना है। अगर आपको डायरेक्टली नॉलेज है उसके बारे में कि वो एक्सट्रीम सेंटेंस है, सही है, तो आप इजीली उनको मार सकते हो, आप करेक्ट कर सकते हो। नहीं नहीं तो क्या होता है, मोस्ट ऑफ द टाइम वो गलत ही होता है सर। मतलब ये है कि हमारे अल्टीमेटली वो हमारे रिस्क पर डिपेंड रहता है लास्ट में, क्योंकि पेपर सॉल्व करने का 2-3 स्टेजेस होता है यूजुअली। पेपर फर्स्ट राउंड में आप क्या करते हो, हमारे मतलब जो हमें प्योरली क्लियरली आता है 100% वो आप मार्क कर सकते हैं। वो 30 to 40 क्वेश्चंस रहता है यूजुअली, वो मतलब हम 2-3 साल के क्वेश्चन पेपर देख लिए तो। और नेक्स्ट राउंड जो होता है उसमें आप 1-2 क्वेश्चन में आप ऑप्शंस एलिमिनेट कर सकते हो, और फाइनली उसमें भी एक 20-30 क्वेश्चन वैसे रहते हैं, और फाइनली आपको जो प्योरली आपका इंटेलिजेंस गेसिंग बोलते हैं सर उसको, वही वो भी बिल्कुल उसको सही आप बात है। एडवांटेज करते हैं सर वो भी। और इसीलिए आपको लास्ट 1 मंथ में यूपीएससी क्वेश्चन पेपर एनालाइज करना बहुत इंपॉर्टेंट होता है सर। और वन मोर चीज, आपको उसी पेपर पर क्या होते हो आप, वो जो सेट पैटर्न है यूपीएससी का, जिस तरीके से वो क्वेश्चन पेपर निकालता है उसी तरीके से आप लास्ट 1 मंथ पर उस पे ही टिके रहे, तो यूजुअली जब आप एग्जाम सेंटर जाते हो तो क्वेश्चन पेपर बहुत इजी लगने लगता है सर हमें, क्योंकि करेक्ट। आप काम कर चुके हो ऑलरेडी। और अगर नहीं आपने ये नहीं किए हो, जस्ट सिर्फ मतलब जो मार्केट कोचिंग इंस्टीट्यूट का क्वेश्चन पेपर सॉल्व करके एग्जाम सेंटर जा रहे हो, बेसिकली आपको क्वेश्चन पेपर at the very first moment it will look like that it is question paper is very difficult. वेरी तो डिफिकल्ट। हाँ, बार बार मतलब मेरा तो 4 टाइम्स प्रीलिम्स क्लियर हुआ है, तो इसी मतलब सारे स्टूडेंट्स को मैं यही सजेस्ट करूंगा कि लास्ट 1 मंथ वो यूपीएससी क्वेश्चन पेपर को ही एनालाइज करे। फॉर द लास्ट 1 years वी आर गाइडिंग 10 year उठाओ, यूपीएससी को उठाओ, उठाओ। लोग बस उसका यस आंसर देख के समझ लेते हैं कि हमारा 10 year हो गया, और अगेन दे आर स्टिक टुवर्ड्स दैट वही शीप हर्ड मेंटेलिटी कि सब यस लोग सर, ये यस सॉल्व कर रहे हैं, हम भी वही सॉल्व करेंगे। तो मेरा मानना यह है कि बच्चों को कहीं भी सॉल्व करो, लेकिन आखिरी के इस महीने में यूपीएससी के 10 year को रोटेट करो। सर। वो और एक चीज है, जो मिस्टेक्स क्या करते हैं स्टूडेंट्स, आपने बताया अभी मतलब 10 इयर्स का आप मतलब सॉल्व करो, तो स्टूडेंट्स क्या करते हैं यूजुअली, वो 10 इयर्स को जस्ट वो क्वेश्चन पढ़ते हैं और आंसर ढूंढने के लिए लेते हैं वो, हाँ, जस्ट आंसर मिल गया खत्म उसका, खत्म, मतलब बिल्कुल सही। खत्म। तो उनको लगता है कि हमने कर लिए 10 ईयर का, मतलब हाँ, ये तरीका नहीं होता है। हमें बेसिकली एनालाइज करना है सर, वो एनालाइज क्वेश्चन करना पेपर है। एनालाइज करना, किस किस एरिया से क्वेश्चंस आ रहे हैं और किस पैटर्न से वो सेट कर रहे हैं मेनली। बिल्कुल सही। पॉलिटी सिलेबस में कहाँ कहाँ से क्वेश्चन आ रहे हैं, और साइंस एंड टेक्नोलॉजी में कहाँ से क्वेश्चन आ रहे हैं। और ये एक चीज हम यूपीएससी का देखे जाए तो एरियाज मोस्ट ऑफ द टाइम रिपीट हो जाते हैं सर, यस, एरियाज वही रहते हैं, यस, जस्ट क्वेश्चन को वो चेंज मोल्ड करते कर हैं, देते हैं, मोल्ड करते हैं, बिल्कुल मोल्ड सही। कर देते हैं, और 1-2 ऑप्शन दूसरे डाल देते हैं एक क्वेश्चन में। आई एम तो फीलिंग ये सो हमें मच आंसर I am feeling so much happy, Jagdish, that after so many years, some person is speaking truth. कि what exactly we can do for PT. यस, मतलब मुझे एक्सपीरियंस हो गया कि मतलब इसमें तो यही कर सकते हैं। मतलब मैं स्टूडेंट्स का मिस्टेक भी इसीलिए बता रहा हूँ सर, मैं भी 1-2 साल यही किया है। तो यही एक चीज है सर प्रीलिम्स में तो था। 30 days के लिए जगदीश के 3 सजेशन मुझे समझ में आए। नंबर 1, रिवाइज एटलीस्ट 2 times before the PT. Rotate the 10 year to understand the pattern of the question and the language. Distinguish between one-liner question and the analytical question. And if you यस understood the UPSC paper, your mind will conditioned on 4th of October. और तुम्हें पेपर हार्ड नहीं लगेगा, इजी लगेगा। तो जगदीश, आपका यस यही सर, समरी है इस पर्टिकुलर 30 days की स्ट्रेटेजी के लिए। यस सर, यस सर। Now, what about the 2021 students who are very young, 21-year-old? They are full of energy, enthusiasm. And what exactly your suggestion about these people who are preparing for 2021? सर 2021 स्टूडेंट्स के लिए मैं ये बताना चाहता हूँ कि उनका तो जो भी नॉर्मली यूजुअली फ्रेश से स्टार्ट कर रहे हैं, उनको जो फर्स्ट लेवल रीडिंग होता है वो एनसीईआरटी वाला, क्योंकि बेसिक कंसेप्ट समझने के लिए। क्योंकि अगर क्या होता है, आप डायरेक्टली इकोनॉमिक्स में फॉर एग्जांपल इकोनॉमिक्स ले लिए तो
directly going for Ramesh Singh rather than you just first go through the NCERT, because आपने NCERT में GDP का मीनिंग समझना ही अलग होता है और रमेश सिंह में GDP का मीनिंग समझना ही अलग होता है। आपने डायरेक्टली रमेश सिंह पर GDP का मीनिंग अगर पढ़ने बैठे तो यूजुअल लोगों को समझ में ही नहीं आता है। अगर आप वही NCERT लेके बैठे तो यूजुअली मतलब वो चीजें समझाते हैं, उसमें हर वर्ड है वो भी समझाते हैं। तो उनको मैं यही एडवाइस करूंगा कि फर्स्ट गो थ्रू द NCERTs ऑफ ऑल द सब्जेक्ट्स and then move towards the one standard book, only one. Sir, I suggest कि हम कि only keep only one source. one sources होने से क्या होता है, वही मैं ऑलरेडी बता दिया कि रिवीजन कर पाते हो। जब आप रिवीजन कर पाते हो, जितने बार हो सकता है उतना बार रिवीजन करो, क्योंकि जब आप एक बार रिवीजन किया, नेक्स्ट बार रिवीजन करते वक्त आपको एक ना एक नए चीज उसमें समझ ही आएंगे। क्योंकि क्या होता है सर, मतलब मेरा ये खुद का एक्सपीरियंस है कि मैं एवरी टाइम रिवाइज करता हूँ, एक ना एक दिन एक ना एक बार ये चीजें ऐसे लग जाते हैं कि हाँ कुछ नया और समझ में आ रहा है मुझे, क्योंकि उसमें दूसरा ऐसे चीजें होते हैं वो हमें बार बार रिवीजन करने से समझ में आता है सर। और एक है ये आप चीजें कोरिलेट कर पाते हो डिफरेंट टॉपिक से, क्योंकि रिवीजन करने से मेमोरी में याद रहता है। वो मेमोरी में याद रहने से आप फर्स्ट टॉपिक टिल द एंड टॉपिक, लास्ट टॉपिक, यू विल बी एबल टू कोरिलेट ईच एंड एवरी टॉपिक्स। तो वही चाहिए हमें। और उनको मैं सजेस्ट करूंगा कि जनवरी नहीं तो फरवरी से वो प्रीलिम्स के लिए स्टार्ट करे। जो भी फ्रेशर्स है, क्वेश्चन पेपर जो इंस्टीट्यूट का रहता है वो सॉल्व करने के लिए स्टार्ट करे। और एंड में जो मैं ऑलरेडी बताया, यूपीएससी का क्वेश्चन पेपर एनालाइज करना वेरी इंपॉर्टेंट है। ये एक चीज है सर, लास्ट 2 महीने भी ले सकते हैं यूपीएससी चीजें एनालाइज करने के लिए। तो ये एक मैं जो भी प्रेशर टू 2021 को जो भी लिख रहे हैं उनको एक सजेस्ट करना चाहता हूँ। उनको ऑप्शनल कब तक खत्म करना चाहिए और अपना जीएस मेंस के लिए कब तक करना चाहिए अकॉर्डिंग टू यू? अगर वो आज से प्रिपरेशन स्टार्ट करते हैं सपोज सितंबर 2020 से 2021 की, तो उनको ऑप्शनल कितना समय देना चाहिए और कब तक देना चाहिए? सर सॉरी, मैं नेक्स्ट ईयर का जो प्रीलिम्स है वो क्या डेट है सर उसका? जून 2021। ओके सर। और उनको मेंस में इस बार कम समय दिया जाएगा, सितंबर में ही उनका मेंस हो जाएगा। सर अगर जून में एग्जाम है, जून एंड में वगैरह, तो क्या कर सकते हैं, अभी उनको इतना ही टाइम है कि अक्टूबर एंड तक वो ऑप्शनल पढ़ सकते हैं। अक्टूबर नवंबर एंड तक वो ऑप्शनल पढ़ सकते हैं। और उसके बाद मेंस जो जीएस का सिलेबस रहता है वो फरवरी तक कर सकते हैं। लेकिन क्या करना चाहिए उनको, जनवरी एंड से ही उनको प्रीलिम्स के लिए भी डिवाइड करना चाहिए और मेंस के लिए भी डिवाइड करना चाहिए उनका। क्योंकि क्या होता है, आप इमीडिएटली फरवरी तक जो अगर मेंस के लिए करते हो, प्योरली फॉर मेंस, फिर बाद में क्या होता है, कम टाइम बचता है। तो इसीलिए पहले ही वो जीएस मेंस का और प्रीलिम्स का जो भी कॉमन सिलेबस है, जैसे हो गया पॉलिटी, हिस्ट्री, वो दोनों ही पढ़ सकते हैं इन जनवरी और फरवरी में, क्योंकि उनका दोनों ही कंप्लीट हो जाता है इसमें। और उसके बाद जो है फरवरी मार्च के बाद वो फुल फ्लेज्ड क्वेश्चन पेपर लगाने में और रिवीजन करने में, जो सोर्स होता है उनका एक सोर्स, वो रिवीजन करने में दे सकते हैं सर। और उसके बाद फिर मई स्टार्टिंग से ही वो यूपीएससी का क्वेश्चन पेपर रिवाइज कर सकते हैं, मतलब बार बार वो एनालाइज कर सकते हैं यूपीएससी का क्वेश्चन पेपर। तो ये सजेस्ट करूंगा कि टिल द एंड ऑफ द अक्टूबर दे कैन गो अहेड विद देयर ऑप्शनल्स, and after that till February end they can go ahead with their GS mains, as well as starting from the January they can start with their prelims. So for the month of January and February they can go ahead with both these prelims and mains. Those are having the common topics in both mains and prelims. I'm really impressed with your strategy, Jagdish, because the same strategy we are telling for the last so many years, and your authentic guidance
मे बी रियली Yes, हेल्पफुल sir, फॉर yes. द यंग स्टूडेंट्स बिकॉज दे आर हाईली कंफ्यूज्ड। उनको ऐसा लगता है पीटी अलग है, मेंस अलग है, वो कभी भी उसको इंटीग्रेट नहीं कर पाते। यस सर, वन मोर चीज मैं आपको मतलब स्टूडेंट्स को बताना चाहूंगा कि आप जो हमारे फ्रेंड सर्कल में है और मैं भी हूँ, और मैं बहुत सारे लोगों को ये देखा हूँ कि जो लोग मेंस के लिए प्रिपेयर किए हैं वही लोग अल्टीमेटली प्रीलिम्स कर सकते हैं, क्योंकि जो मोस्ट ऑफ द क्वेश्चंस होता है वो नॉर्मली एक 30 to 40 क्वेश्चंस होता है, वो सब लोग कर सकते हैं। और उसके बाद का जो सेकंड लेवल का डिफिकल्टी आता है और थर्ड लेवल का इंटेलिजेंस गेसिंग आता है, जो उसमें मेनली वो लोगों को हेल्प होता है वो ऑलरेडी मेंस पढ़ चुका है, क्योंकि उनका सेकेंडरी मेमोरी होता है, उसमें नॉलेज रहता है सेकेंडरी नॉलेज में। सो सेकेंडरी नॉलेज से वो आइदर क्वेश्चंस एलिमिनेट कर सकते हैं ऑप्शंस क्वेश्चन में, और एल्स दे कैन डायरेक्टली रिकॉग्नाइज द क्वेश्चन, क्योंकि यूपीएससी में उनका रीच बहुत वाइडर कर लिया है प्रीलिम्स में। तो इसी के वजह से जब आप मेंस का प्रिपरेशन करोगे तभी आपको मतलब ज्यादा से ज्यादा क्वेश्चन अटेम्प्ट कर पाओगे और इंटेलिजेंस गेसिंग कर पाओगे आप। तो यही एक मेरा सजेशन है स्टूडेंट्स के लिए सर। Very wise guidance, very wise, and it is absolutely correct. That's why we always saying कि your real competition is those people who wrote the mains already, जिन्होंने कई बार मेंस लिखा है, क्योंकि उनकी जो नॉलेज का डेप्थ है वो बहुत वाइड हो जाता है। यस सर। तो नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन एंड द लास्ट क्वेश्चन जगदीश, एस्पायर को जब से एस्पायर खुला था 2010-11 से बोला जाता है एज अ रिहेबिलिटेशन सेंटर स्पेशली फॉर द ओल्ड स्टूडेंट्स हु आर स्ट्रगलिंग हार्ड। तो आपका लोगों को क्या कहना है कि एस्पायर आपके हिसाब से क्या है, और उन्हें अगर ज्वाइन करना है तो एस्पायर को क्यों ज्वाइन करें? सर मेरा मतलब 2013 अक्टूबर से मैंने स्टार्ट किया था यूपीएससी पढ़ाई करने। 13, 14, 15 तीन साल मैंने प्रीलिम्स तो क्लियर किया मैं 15-16 में, लेकिन चीजें क्या हो रहे थे मतलब जो न्यूज़पेपर पढ़ना होता है तो हम जब पढ़ते थे पहले उससे, और आपको मैं जब ज्वाइन किया न्यूज़पेपर बैचेस उसके बाद से मेरा मतलब इम्प्रूवमेंट अलग ही लेवल का था। क्योंकि प्रॉब्लम क्या हो सर, न्यूज़पेपर पढ़ने में हमें पता है कि क्या पढ़ना है चीजें पहले और क्या नहीं पढ़ना है, और इसके वजह से क्या होता है हम सारे चीजें पढ़ते हैं न्यूज़पेपर से तो और उसमें तो रिलेवेंट थोड़े ही होते हैं और उसी में हम डेली 2-2 घंटे लगा देते हैं, तो यूज नहीं है वो। और एक ये चीजें हैं, और एक दिक्कत क्या होता है, हम कभी कभी बीच में 1 हफ्ते 2 हफ्ते न्यूज़पेपर छोड़ देते हैं जब एग्जाम के टाइम हो, नहीं तो मतलब यूजुअली ऐसे कंसिस्टेंसी तो नहीं रख पाते हैं डेली, क्योंकि दूसरे चीजें पढ़ने भी होते हैं। तो इसीलिए क्या होता है वो डेली न्यूज हम फॉलो अप नहीं कर सकते हैं। जब मैं एस्पायर ज्वाइन किया ये रियलाइज किया कि आपने तो 1 हफ्ते का मतलब जो भी न्यूज़पेपर रहता है वो एक ही दिन में करवा देते हो और हर एक टॉपिक को रिलेट करके पढ़ा देते हो। तो इससे क्या होता है, हमें फर्स्ट थिंग ये रियलाइज होता है कि न्यूज़पेपर में पहले से क्या पढ़े, क्या पढ़ना जरूरी है न्यूज़पेपर में। मतलब फॉर एग्जांपल अभी जस्ट हो रहा था कि लास्ट राजस्थान में कुछ पॉलिटिकल क्राइसिस हो रहा था, तो हमें पॉलिटिकल क्राइसिस वो नहीं देखना है, ताकि उनके झगड़े नहीं देखना है, ताकि उसके बिहाइंड लीगैलिटी क्या है वो देखना है हमें। तो आपने वो समझाते थे हमें, तो उसके पहले तो हमें पता नहीं रहता था, हम तो उनके झगड़े देखते मतलब मजे लेके सही बात है। तो सर हाँ वही मतलब न्यूज़पेपर क्लासेस का यही एडवांटेज है कि हमें क्या पढ़ना है और आपका एक नोट्स बन जाएगा, एक बेस बन जाएगा। उसके बाद 1-2 बार आपने न्यूज़पेपर क्लासेस कर लिए, उसके बाद आपको जब भी आप न्यूज़पेपर उठा ले ऑटोमेटिक लग जाएगा हाँ ये इंपॉर्टेंट है चीज है और ये इंपॉर्टेंट नहीं है। और वो पढ़ते पढ़ते हमें इजीली मतलब वो अंडरस्टैंड हो जाते हैं चीजें। तो उसके बाद आप अपने खुद से भी नोट्स बना सकते हो न्यूज़पेपर से। और एक चीज क्या है सर, आप जब न्यूज़पेपर में मार्क करा के हमें नोट्स बनाने के लिए बोलते थे पहले, तो फर्स्ट टाइम आप जब 1 साल कंटिन्यूअसली जब नोट्स बनाते हो तब वो चीजें आपके माइंड में बैठ जाते हैं सर। जो बेसिक चीजें होते हैं माइंड में बैठ जाते हैं। ऐसे बोलते हैं कि 1 टाइम राइटिंग इक्वल टू 10 टाइम रीडिंग्स।
ये बहुत सही है सर, मतलब ये तो 100% श्योर है। ये तो आप जितना लिखते हो, नोट्स बनाते हो, उतना मतलब माइंड में बैठ जाते हैं उसके लेकिन उतना। जगदीश, इसी चीज को आज की एक नई जनरेशन क्रिटिसाइज भी करती है। जैसे ये मेरा एक्सपीरियंस रहा है कि जो नई जनरेशन है वो कहती है कि अब यूट्यूब पर इतने न्यूज़पेपर के चैनल आ गए तो हम सर के साथ 3 घंटे क्यों पढ़े, 4 घंटे क्यों पढ़े। एक जनरेशन ये कहती है कि जो चीज रेडीमेड अवेलेबल है, नोट्स एडिटोरियल्स के आजकल वेबसाइट्स पर, तो हम क्यों करें। तो मेरा हमेशा से मानना रहा है, जो तुमने माना है, तो तुम क्या बोलोगे कि ये जो आजकल ये जो नए नए प्लेटफॉर्म आ रहे हैं शॉर्टकट्स के, जो बच्चों को दे देते हैं, और एस्पायर में जो कराया जाता है, तो तुम्हें क्या लगता है कि क्या अंतर है दोनों में और क्या क्वालिटी होनी चाहिए? सर मेरा मतलब ऑलमोस्ट फ्रेंड्स जो भी ऑलरेडी सेलेक्ट हुए हैं, तो मैं जो भी मेरा फ्रेंड्स अभी सेलेक्टेड हुए हैं, पहले भी हुए हैं, तो उनका सर्वे करके मैं बता सकता हूँ कॉन्फिडेंटली कि जिनका जो नोट्स बनाया है और कंटिन्यूअसली जितना हार्ड वर्क किए हैं नोट्स वगैरह बना के, उनके परसेंटेज ऑफ सक्सेस रेशो बहुत ज्यादा है। आपने अगर किसी को टॉपर को भी ले लें, अगर 10 लोग हैं उसमें 1-2 लोग ऐसे रहते हैं कि जिन्होंने कोई नोट्स बनाया नहीं रहता है, और बाकी 7-8 लोग ऐसे रहते हैं कि वो नोट्स बनाए हैं। तो मतलब अपने अपने होता है किसी का वो, लेकिन आप अगर रिस्क नहीं लेना चाहते हो, हार्ड वर्क से मतलब आपका सक्सेस रेट बढ़ाना चाहते हो, तो इट इज अ हम्बल एडवाइस टू कि यू जस्ट गो अहेड विथ नोट्स मेकिंग, दैट्स इट सर। तो अपना अपना खुद का भी होता है, लेकिन जी जो लोगों का सीरियस प्रिपरेशन कर रहे हैं, जो लोग जो इस वो लोगों को ये सीरियस एडवाइस है सर। क्योंकि मैं ऑलरेडी मतलब देख चुका हूँ कई रैंकर को, तो उनका ये मानना है कि हाँ नोट्स बनाना बहुत इंपॉर्टेंट है। तो इसीलिए मैं एडवाइस करूंगा स्टूडेंट्स को, जस्ट गो अहेड विथ नोट्स मेकिंग सर। ठीक है, नाउ द लास्ट मैसेज टू द स्टूडेंट्स regarding what exactly they can do and they cannot feel demotivated, and if the success is not coming, even then they should strike hard. So what is your last message to all the students? सर मेरा लास्ट मैसेज तो यही रहूंगा कि यूपीएससी के लिए टैलेंटेड लोग तो आते ही आते हैं, क्योंकि हम देखा जाए तो ऑलमोस्ट जो भी लोग आते हैं वो तो टैलेंट की कमी ही नहीं है यूपीएससी में। तो यूपीएससी में जो लोग सक्सेस होते हैं उनका पास एक क्वालिटी रहता है, वो है पेशेंस, हार्ड वर्क एंड कंसिस्टेंसी। ये अगर 3 चीजें है आपके पास तो आप एग्जाम को क्लियर कर पाओगे, क्योंकि टैलेंट तो सबके पास है, अभी तो वही लोग आ रहे हैं प्रिपरेशन करने। तो मेरा एक एडवाइस यही है, आप 1 अटेम्प्ट दे दो, 2 अटेम्प्ट दे दो, अगर नहीं हो रहा है तो आप एनालाइज करो कहां पर आप फेल हो रहे हो, एनालाइज करो, और एक ऐसे गुरु को ढूंढो आपको गाइड कर सकते एंड तक गाइड कर सके। क्योंकि क्या होता है, हम चीजें बिगड़ जाते हैं, हम इधर उधर भटक जाते हैं। कोई कभी कभी टाइम को डिफरेंट इंस्टीट्यूट का डिफरेंट अलग रहता है स्ट्रेटजी, तो आपने सब अगर फॉलो करने लगे तो एट द एंड ऑफ द डे आप कहीं में नहीं जाओगे, इधर उधर भटकते जाओगे। तो इसीलिए मेरा एडवाइस यही है, तो आप अपने फॉल्ट्स को समझो, मतलब अगर 1 अटेम्प्ट 2 अटेम्प्ट में नहीं हो रहा है तो आपको फॉल्ट्स को समझो, उसको क्या करो, रेक्टिफाई ऐसे करना है कि सजेशन ले लो किसी बेस्ट फ्रेंड से जो भी ऑलरेडी सेलेक्टेड है, नहीं तो जो भी आपको लगे अच्छे हैं इस फील्ड में, उनसे आप सजेशन ले लो। सजेशन लेके उसको ही मतलब क्या करो, एग्जीक्यूट करो जो भी है आपका स्ट्रेटजी, नई स्ट्रेटजी। और कभी कभी ये होता है, मेरा ये 6th अटेम्प्ट है सर 6 साल में, और मेरा कभी मतलब मैं तो बहुत पुअर बैकग्राउंड से आता हूँ, तो फाइनेंशियल प्रॉब्लम तो आता ही आता है, और पब्लिक से भी प्रेशर रहता है। जब तक आप पब्लिक का प्रेशर तो आप भूल ही जाना चाहिए, जो भी कुछ भी हो जाए। क्योंकि क्या होता है, लोग तो मतलब जिनको गाली देते हैं, फाइनली आपको चीजें ऐसे हैं,
जब आपको लोग गाली दे रहे हैं कि कुछ नहीं कर रहा है, कौन से मतलब यूपीएससी पे गया है, दिल्ली गया है, कुछ नहीं कर रहा है, इतने साल पर 3-4 साल हो गया, और सबको गाली देंगे वो लोग। तो माँ बाप को भी देंगे। हाँ। सबको देंगे सर। मुझे तो ये रियलाइज हो चुका है। तो फाइनली जब रिजल्ट आ जाएगा, एक बम फट जाएगा उसमें, और ये लोग सबसे पहले तुम्हारी तारीफ करेंगे उसके बाद। यस सर, मतलब ऐसे तारीफ करते हैं लोग, मतलब आपको उस समय लगेगा कि आपका 6 साल का जो मेहनत था आप भूल जाओगे, मतलब कितना मेहनत किए थे आप। उसके वो सक्सेस के ऊपर, वो खुश के ऊपर कुछ नहीं होता है सर। तो आपका माइंड में ये रहना चाहिए कि सिविल सर्विस एक अच्छा अपॉर्चुनिटी है लोगों को सर्व करने के लिए। यही एक मोटिवेशन रहना चाहिए आपको। और ये भी है कि आपका ऑलरेडी एफर्ट डाल चुके हैं पीछे 1-2 साल के लिए, और वो एफर्ट वेस्ट नहीं जाना चाहिए। और आपके माँ बाप भी आपके लिए बहुत हार्ड वर्क कर रहे हैं, वो भी आपको माइंड में रहते हुए आपको ये मोटिवेशन लेना है कि हमें करना ही करना है, और आप करते रहे तो आपको जरूर आपको सक्सेस मिलेगा। यही एक मेरा फाइनल एडवाइस है आपके लिए। बहुत अच्छा लगा जगदीश, थैंक यू फॉर योर प्रीशियस टाइम कि आप अभी जॉब पर भी हो और ड्यूटी के बीच में आपने हमारे लिए टाइम निकाला और नए बच्चों के लिए टाइम निकाला, जो बहुत जरूरी है, क्योंकि अब आप एक रोल मॉडल हो। मैं एक शिक्षक हूँ, आई एम अ मास्टर, आई एम अ गुरु फॉर द लास्ट सो मेनी इयर्स, लेकिन जब आप बोलोगे तो नए बच्चों को उसका ज्यादा इम्पैक्ट पड़ता है। तो थैंक यू सो मच जगदीश, एंड वी विल सी यू सून इन दिल्ली। और उसके बाद फिर है ना, आपको हम बधाई देंगे और आपके साथ बातचीत करेंगे। थैंक यू सो मच फॉर योर प्रीशियस टाइम, गुड विशेस फ्रॉम द होल एस्पायर टीम। थैंक यू सो मच जगदीश, थैंक यू सो मच, गॉड ब्लेस यू, गॉड ब्लेस यू। थैंक यू।